Built to Last Successful Habits of Visionary Companies. Book by Jim Collins and Jerry I. Porras. Introduction. आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपका नाम न्यूज़ में आए? कैसे आप इतने लेजेंडरी बन सकते हो कि लोग आपको देखते ही पहचान ले? और हम ऐसा क्या करें कि हमेशा अपनी पोजीशन टॉप पर बनाए रखें? रिच और फेमस होना कौन नहीं चाहेगा, पर आपके लिए बैड न्यूज़ ये है कि आज हर कोई टॉप पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। और गुड न्यूज़ ये है कि कोई भी नंबर 1 बन सकता है। अगर आपका गोल है अपने फील्ड की बेस्ट कंपनी बनकर दिखाना, तो आपको रोक कौन रहा है? बात सिर्फ इतनी है कि आपको पता नहीं है कि शुरुआत कहाँ से करनी है और सक्सेस को सस्टेन कैसे रखना है। ये बात हम पक्के तौर पर बोल सकते हैं कि जो सवाल आपके माइंड में है, वही सवाल विजनरी कंपनीज के सीईओ भी सोचते थे। यहाँ तक कि जो फेमस ब्रांड आप जानते हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ी थी, यानी कि एकदम बॉटम से। मानो या ना मानो, पर जिन सक्सेसफुल कंपनीज के बारे में आज आप जानते हो, उनकी शुरुआत सक्सेसफुल नहीं हुई थी। ये वही कंपनीज हैं जो कई सालों तक गुमनाम रही, कई डिकेड्स तक। उसके बाद जाकर कहीं वो आज इस लेवल पर खड़ी हैं। पर इन्होंने बहुत हार्डवर्क किया, खुद को डिसिप्लिन रखा और चैलेंजेस एक्सेप्ट किए। इस बुक के थ्रू ऑथर्स ने अपनी 6 साल की रिसर्च प्रोजेक्ट के फाइंडिंग्स रीडर्स के साथ शेयर की हैं। ये रिसर्च प्रोजेक्ट ऑथर्स ने खुद कंडक्ट की थी। जिम कॉलिन्स और पोरास ने विजनरी कंपनीज को स्टडी किया, एनालाइज किया कि उनमें क्या कॉमन है और कौन सी चीज़ उन्हें बेस्ट से भी बेस्ट बनाती है। इसमें आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा कि कैसे बाकी कम सक्सेसफुल कंपनीज इन विजनरी कंपनीज के मुकाबले ठीक चल रही थीं। इस बुक से आप ये भी सीखेंगे कि एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में होने के बाद भी इन कंपनीज ने कुछ ही सालों में कितनी तरक्की की। अगर आप भी खुद का बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो या अपने नए बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हो, तो इस समरी को आगे ज़रूर पढ़िए और सीखिए कि कैसे IBM, डिज्नी और सोनी जैसी कंपनीज आज टॉप पर हैं। द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। इस बुक के ऑथर्स ने एक बात श्योर की है, वो ये कि बात अगर उन कंपनीज की हो जिन्हें उन्होंने स्टडी किया था, तो वो सक्सेसफुल या एंड्योरिंग के बदले विजनरी वर्ड यूज़ करेंगे। जिन विजनरी कंपनीज पर उन्होंने 6 साल तक रिसर्च किया था, इसलिए विजनरी थी क्योंकि उन्होंने खुद को इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट प्रूव किया था। उन्हें सक्सेसफुल या एंड्योरिंग से कहीं बढ़कर बोला जा सकता है। ये कंपनीज अपने फील्ड में बेस्ट ऑफ द बेस्ट मानी जाती हैं। ये आपके पैदा होने से पहले से मार्केट में है और इन्होंने टाइम के साथ हर चैलेंज, हर सेटबैक को फेस किया है। हालांकि इन्हें विजनरी माना जाता है, पर ये कंपनीज परफेक्ट की डेफिनेशन पर एकदम खरी नहीं उतरती हैं। अब जैसे कि 1980 में वर्ल्ट डिज्नी की कंपनी उस वक्त बंद होने की कगार पर खड़ी थी, जब कॉर्पोरेट रेडर्स में उनकी कंपनी पर अपना क्लेम कर लिया था। सन 1930 से लेकर 40 के दौरान बोइंग को कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था और 1970 के शुरुआत सालों में उन्हें अपने 60,000 एम्प्लॉयज़ निकालने पड़े थे। ऐसे ही सोनी कंपनी ने अपने शुरुआती 5 सालों में जो भी प्रोडक्ट्स निकाले, सब फेल हुए। IBM 1914, 1921 और 1990 में ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट होने वाला ही था। लेकिन इस सब के बावजूद ये विजनरी कंपनीज बंद नहीं हुई। इन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि फलती फूलती रहीं और आज भी एवरग्रीन हैं। क्योंकि चाहे कैसी भी प्रॉब्लम्स आई हों, कैसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन रही हो, ये कंपनीज अपनी जगह कायम रही, हर सेटबैक में रेजिस्ट करती रहीं, हर फेलियर के बाद बाउंस बैक करके मार्केट में दोबारा लौटी। अपनी रेजिलेंस पार की वजह से ही ये कंपनीज लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देती रहीं। आप देख सकते हैं कि ये विजनरी कंपनीज आज भी अपनी जगह उसी मजबूती से खड़ी हैं और हम शर्त लगा सकते हैं कि अगले 50 साल तक यूं ही खड़ी रहेंगी। इनके टॉप पर होने का मतलब ये भी है कि इनका फाइनेंशियल रिटर्न्स अच्छा होगा। अगर आप इन विजनरी कंपनीज में से किसी एक में $1 भी इन्वेस्ट करते हो, तो साल के एंड में आपका फंड $6,000 तक ग्रो कर जाएगा। एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट होने के अलावा ये कंपनीज उस सोसाइटी पर भी इम्पैक्ट डालती हैं जिसमें हम रहते हैं। स्टूडेंट्स जब अपने प्रोजेक्ट्स करते हैं या नोट लेने होते हैं, तो 3Ms के स्कॉच टेप और पोस्ट-इट नोट्स उनके बड़े काम आते हैं। सिटी कॉर्प ने पैसे के लिए ATM मशीन्स को बड़े स्केल पर पब्लिक तक पहुंचाया, ताकि लोग कभी भी कहीं भी आसानी से अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकें। म्यूजिक को पोर्टेबल बनाने की बात हो तो सोनी के वॉकमैन ने लोगों की लाइफ में बड़ा इम्पैक्ट डाला था। डिज्नी के मिकी माउस के साथ न जाने कितने लोगों के बचपन की यादें जुड़ी हैं। इन विजनरी कंपनीज ने इस दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी है और इनके प्रोडक्ट्स उन प्रोडक्ट्स को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं जो आज मार्केट में हैं या फ्यूचर में कभी आएंगे। जैसा कि हमने बताया, इस बुक के ऑथर्स ने 6 साल तक इन कंपनीज को स्टडी किया है और इस बात का खास ध्यान रखा है कि कौन सी कंपनी सही मायने में विजनरी कही जाएगी।
साथ ही इन्होंने कई सारे मिथ्स भी तोड़े हैं, जैसे कि लीडर्स के अंदर करिश्मा होना ही चाहिए या बड़ी कंपनी सिर्फ प्रॉफिट्स बनाती हैं। ऑथर्स ने अपने रिसर्च से जो बहुत से बातें सीखी थीं, उनमें से एक ये भी है कि विजनरी कंपनी कोई भी स्टार्ट कर सकता है। तो अब आप ये नहीं बोल सकते ये काम मेरे बस का नहीं है, क्योंकि 6 साल की रिसर्च ने प्रूव किया है कि कोई भी टॉप पर पहुंच सकता है और अपनी सक्सेस को सस्टेन रख सकता है। मोर देन प्रॉफिट्स। जैसा कि हमने पहले के चैप्टर्स में बताया, सिर्फ प्रॉफिट की वजह से विजनरी कंपनीज टॉप पर नहीं पहुंचती, बल्कि अपनी कोर आइडियोलॉजी से ये अपने एम्प्लॉयज़ को अपना बेस्ट देने के लिए गाइड और इंस्पायर करती है। इनके यही कोर आइडियोलॉजी एम्प्लॉयज़ को एक सेंस ऑफ पर्पस देती है, ताकि लोग सिर्फ पैसे पर ही फोकस ना करें। प्रॉफिट से पहले ये कंपनीज आइडियल्स को इंपॉर्टेंस देती हैं। अपने कोर आइडियोलॉजी को फाउंडेशन बनाकर सोचो कि आप क्या हो, किस चीज़ के लिए स्टैंड करते हो और आपकी कंपनी का गोल क्या है। ये कंपनीज विजनरी इसलिए हैं क्योंकि ये जो भी करती हैं उसमें अपनी कोर वैल्यूज़ ऐड करती हैं। ये कंपनीज बातों में नहीं बल्कि एक्शन में बिलीव करती हैं। उनकी यही कोर वैल्यूज़ उन्हें अपना बेस्ट करने के लिए ड्राइव करती है। इन कंपनीज को पहले अपने कोर वैल्यू पर फोकस रहता है, उसके बाद प्रॉफिट पर। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी मेर्कन कंपनी की भी यही आइडियोलॉजी है। जब इन्हें 100 साल हुए तो इन्होंने वैल्यूज़ एंड विजन्स अ मेर्क सेंचुरी नाम से एक बुक पब्लिश की। इस बुक में कंपनी ने इस बात पर जोर नहीं दिया था कि वो 100 साल पुराना एक फार्मास्यूटिकल ब्रांड है, बल्कि उन्होंने कंपनी के कोर आइडियोलॉजी के बारे में बात की थी। जॉर्ज मेर्क टू ने ये कहते हुए अपनी आइडियोलॉजी क्लियर की, वो वर्कर्स हैं जो एडवांस्ड मेडिकल साइंस और इंसानियत की सेवा के थॉट से इंस्पायर्ड है। 1991 में मेर्क के चीफ एग्जीक्यूटिव रॉय बोगेलोज ने भी कहा था कि जितनी भी सक्सेस उन्हें कंपनी के तौर पर मिली है, वो सिर्फ सक्सेस ही नहीं बल्कि बीमारियों के खिलाफ एक विक्ट्री है। मेर्किन कंपनी ह्यूमैनिस्टिक एंगल लेकर चलती थी, जो लोगों को बड़ी पसंद थी, और इसमें उनका पर्पस भी पूरा होता था। अपने आइडियल्स के साथ लगातार चलते हुए मेर्क ने रिवर ब्लाइंडनेस की दवाई बनाई। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इस बीमारी से इन्फेक्टेड थे। इस बीमारी में पेशेंट की बॉडी में पैरासाइट्स घुसकर इंसान को अंधा कर देते हैं। कंपनी को मालूम था कि इस बीमारी से अफेक्ट होने वाले ज़्यादातर लोग दवाई का खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए मेर्क ने डिसाइड किया कि वो फ्री में दवाई देंगे। जब सीईओ वगेलोज ने उनके इस डिसीजन के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, अगर हमने हेल्प नहीं की तो ये अमेरिकन कंपनी के साइंटिस्ट्स के लिए काफ़ी डीमोरलाइजिंग मोमेंट होगा, खासकर जब कंपनी का कोर आइडिया ह्यूमन लाइफ को प्रिजर्व और इम्प्रूव करने का हो। आप शायद ये सोचकर हैरान हो रहे होंगे कि उस वक्त मेर्क ने जो डिसीजन लिया, अपनी आइडियोलॉजी की वजह से लिया या उन्हें इससे कुछ फ़ायदा हो रहा था। तो जवाब है दोनों वजहों से। मेर्क एक तीर से 2 शिकार कर रहे थे, क्योंकि ना सिर्फ वो रिवर ब्लाइंडनेस की बीमारी से लोगों की हेल्प कर रहे थे, बल्कि अपनी एक गुड रेप्यूटेशन भी बना रहे थे। सीईओ वगेलोज को चूज नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेर्क दोनों कर सकता था। वो जितना दे रहे थे उतना ही ज़्यादा कमा भी रहे थे। हालांकि मेर्क ने जब फ्री मेडिसिन प्रोवाइड करने का फैसला लिया तो सबको लगा कि उन्हें बड़ा नुकसान होगा, पर उनके इस फैसले ने उन्हें फ्यूचर में बड़ा प्रॉफिट दिया। कंपनी की रेप्यूटेशन को बढ़ी ही, साथ ही उन्हें खूब सारे इन्वेस्टर्स भी मिले। प्रिजर्व द को, स्टिम्युलेट प्रोग्रेस। हालांकि हर विजनरी कंपनी की अपनी एक कोर वैल्यू होती है, लेकिन सिर्फ यही चीज़ उन्हें बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं बनाती। जब आपके आसपास चीज़ें लगातार चेंज हो रही हों तो सिर्फ आपकी कोर आइडियोलॉजी ही आपको बचा सकती है। विजनरी कंपनीज ठीक इसी फॉर्मूला पर चलती हैं। कंपनी की बेशक हर चीज़ बदल जाए, पर कोर वैल्यू कभी नहीं बदलती। अक्सर बाकी कंपनीज इससे कंफ्यूज होकर अपनी कोर आइडियोलॉजी तो चेंज कर देती हैं और नॉन कोर प्रैक्टिसेस कंटिन्यू रखते हैं। वैसे स्टार्टिंग में कोर और नॉन कोर प्रैक्टिस के बीच का फ़र्क समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको दोनों का फ़र्क मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होगा तो आप नॉन कोर प्रैक्टिस में टाइम वेस्ट करते रहेंगे, और अगर ऐसा ही रहा तो ना आप चेंज अडेप्ट कर पाओगे और ना ही आगे मूव कर पाओगे। एक विजनरी कंपनी बनाने के लिए आपको हर हाल में अपनी कोर आइडियोलॉजी प्रिजर्व करनी होगी, लेकिन आपकी आइडियोलॉजी ऐसी हो जो किसी भी न्यू चेंजेस के आउटकम को खुले दिल से वेलकम कर सके। ये आउटकम कल्चरल नॉर्म्स, स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज, गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स और रिवॉर्ड सिस्टम है।
ये वो सब चीज़ें हैं जो आप चेंज कर सकते हो ताकि आप बदलते वक्त के साथ अडेप्ट कर सको। यहाँ हम कंपनीज की कोर आइडियोलॉजी और उनके नॉन कोर प्रैक्टिस के कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। HP की कोर आइडियोलॉजी है कि वो अपने हर एक एम्प्लॉय की केयर करती है और रिस्पेक्ट करती है, जो कि उनकी मेन पॉलिसी है जो कभी चेंज नहीं होती। हालांकि उनकी नॉन कोर प्रैक्टिस जैसे कि रोज़ सुबह 10 बजे एम्प्लॉयज़ को फ्रूट्स और डोनट्स देने की प्रैक्टिस चेंज की जा सकती है। बोइंग की कोर आइडियोलॉजी है कि वो एविएशन में लीडिंग कंपनी के तौर पर जाने जाते हैं और पायोनियर्स हैं, तो ये चीज़ उनकी कभी चेंज नहीं होनी चाहिए। हालांकि उनकी ये स्ट्रैटेजी कि वो सिर्फ जंबो जेट तक कमिट रहेंगे चेंज की जा सकती है, क्योंकि ये उनकी नॉन कोर प्रैक्टिस है। और आखिर में वॉलमार्ट की कोर आइडियोलॉजी है अपने कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस पर हमेशा खरा उतरना। लेकिन कस्टमर्स को जो स्टोर के दरवाजे पर ग्रीट करने की उनकी जो नॉन कोर प्रैक्टिस है वो चेंज की जा सकती है। तो इसके अलावा और कौन से बाकी फैक्टर्स हैं जो विजनरी कंपनीज को बेस्ट बनाते हैं? कोर आइडियोलॉजी के साथ उनमें प्रोग्रेस को लेकर एक जुनून या नशा होता है। विजनरी कंपनीज क्रिएट, एक्सप्लोर, चेंज और लगातार इंप्रूव करने के लिए हमेशा इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड रहती हैं। ये कंपनीज ईजिली सेटिस्फाई नहीं होती, ना ही ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में रहती हैं। विजनरी कंपनीज अपनी प्रोग्रेस प्रॉफिट से मेजर नहीं करती। इन्हें आगे बढ़ने और कुछ रेवोल्यूशनरी करने का नशा रहता है। जैसे कोई ईचिंग आसानी से मिटती नहीं, ऐसे ही ये कंपनीज भी कुछ न कुछ करती रहती हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि इन कंपनीज को हमेशा यही लगता है कि ये और आगे जा सकते हैं, न्यू पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं। यही ड्राइव सिटी कॉर्प में भी था, जब उन्होंने अपना एक गोल सेट किया था कि वो दुनिया की मोस्ट वाइडस्प्रेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनकर दिखाएगा। हालांकि कंपनी छोटी सी थी। यही ड्राइव वॉल्ट डिज्नी में भी नजर आता है, जब उन्होंने डिज्नी लैंड क्रिएट किया था। हालांकि उनके पास ऐसा कोई डेटा नहीं था जो प्रूव कर सके कि उनका ये वाइल्ड ड्रीम सक्सेसफुल होगा। असल में बात जब एक्सपेरिमेंट, इवॉल्व या चेंज की हो, तो विजनरी कंपनीज अपने कोर आइडियोलॉजी पर डिपेंड रहती हैं। और जब कंपनी अपने कोर वैल्यूज़ को लेकर क्लियर थॉट रखती है, तो फिर इन्हें अपने नॉन कोर प्रैक्टिस की स्ट्रैटेजी या मूवमेंट चेंज करने में प्रॉब्लम नहीं होती। कोर आइडियोलॉजी के साथ साथ प्रोग्रेस का जुनून भी होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना आगे बढ़े, बिना कोई चेंज लाए, कोई कंपनी इस फास्ट मूविंग वर्ल्ड में सर्वाइव नहीं कर सकती। अब जब आपने अपनी कोर आइडियोलॉजी सेट कर ली है और आपके अंदर प्रोग्रेस की ड्राइव भी है, तो अब वक्त है इसे इंस्टीट्यूशनलाइज करने का, यानी आप इन दोनों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें। ये सिर्फ आप नहीं है, बल्कि ये वो चीज़ होगी जो आपकी आइडियोलॉजी को प्रिजर्व करेगी और कंपनी में प्रोग्रेस लेकर आएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए वॉल्ट डिज्नी ने डिज्नी यूनिवर्सिटी बनाई है, जो उनके हर एक एम्प्लॉय को अटेंड करनी पड़ती है। ये लोग अपने सेमिनार्स को डिज्नी ट्रेडिशंस बोलते हैं। मैरियट होटल्स के फाउंडर मैरियट ने ना सिर्फ कंपनी के कोर वैल्यू रट लिए थे, जैसे कि वो किसी टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हों, बल्कि उन्होंने कस्टमर फीडबैक के लिए काफ़ी बड़े लेवल पर एम्प्लॉय स्क्रीनिंग मैकेनिज्म और सिस्टम भी लगवाए थे। एक और चीज़ जो ऑथर्स ने विजनरी कंपनीज के अंदर ऑब्जर्व की है वो ये कि वो सिर्फ अपने गोल सेट नहीं करती, बल्कि उनके बिग हैरी ओडेशियस गोल्स यानी BHAG होते हैं। BHAG एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती है, फिर चाहे टास्क कितना ही इम्पॉसिबल क्यों ना हो। ये क्लियर फिनिश लाइन के साथ एक स्ट्रॉन्ग टीम स्पिरिट क्रिएट करती है। 1960 के मून मिशन को याद कीजिए। शायद आपने इसके बारे में कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि आज इंसान ने स्पेस और टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांस प्रोग्रेस कर ली है। हालांकि 1960 में ऐसा नहीं था। आज जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं, उस वक्त वो किसी कॉमिक बुक की इमेजिनेशन लगती थी। उस टाइम नासा के लिए मून मिशन किसी सपने जैसा ही था। लोगों को चांद में जाने का ख्याल एक पागलपन लगता था। हालांकि जब केनेडी प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने मून मिशन को गवर्नमेंट का मिशन बना दिया था कि एक आदमी चांद पर पहुंचकर सही सलामत धरती पर लौट आएगा। इस तरह की कमिटमेंट काफ़ी शॉकिंग थी, लेकिन नासा ने चांद पर जाने की ठान ली थी। मून मिशन BHAG का एग्जाम्पल है, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन लोग इसे पूरा करने के लिए मोटिवेटेड थे। भाग की एक और इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है कि इसमें आसानी से लोगों को कन्विंस किया जा सकता है, यानी आपका आइडिया दूसरे इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे कि मून मिशन के दौरान जब केनेडी एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंसमेंट किया कि वो मून पर आदमी भेजेंगे, तो लोगों ने आसानी से मान लिया। उन्हें कोई ऐसी मुश्किल स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ी जो लोगों को समझ ना आए। केनेडी ने क्लियर वर्ड्स में अपना मैसेज दिया था।
भाग इतना मोटिवेट होता है कि आप इसे चाहे डिफरेंट वर्ड्स में बोलो तो भी लोग समझ जाते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल है जनरल इलेक्ट्रिक और वेस्टिंग हाउस। जीई का विजन स्टेटमेंट था मार्केट में या तो नंबर 1 पे रहे या नंबर 2 पे। और जहां तक वेस्टिंग हाउस का सवाल है, उनका विजन स्टेटमेंट था टोटल क्वालिटी, मार्केट लीडरशिप, टेक्नोलॉजी ड्राइव, फोकस्ड ग्लोबल ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन। जीई का भाग क्लियर और अट्रैक्टिव था, पर वेस्टिंग हाउस के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। जीई के स्टेटमेंट ने प्रोग्रेस जनरेट की, एक मोमेंटम क्रिएट करके एम्प्लॉयज़ को अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए एनकरेज किया था। और यही भाग का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। वेस्टिंग हाउस का गोल भी कुछ गलत नहीं था, पर इसने लोगों को मोटिवेट नहीं किया। भाग को हमेशा अपने गोल्स क्लियर रखने चाहिए, चाहे अचीव करने में कितना ही टाइम लगे, और ये कंपनी की कोर आइडियोलॉजी से भी मैच होना चाहिए। पोजीशन रैंकिंग में टॉप से लेकर बॉटम तक सारे एम्प्लॉयज़ को कंपनी के गोल्स और उन्हें अचीव करने की नॉलेज होनी चाहिए। अब जरा फिलिप मॉरिस और आरजे रेनॉल्ड्स पर भी एक नज़र डालते हैं। दोनों टोबैको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं। आरजे रेनॉल्ड्स जब टोबैको इंडस्ट्री में आई तो टॉप पर थी, जबकि फिलिप मॉरिस 6वें नंबर पर था। हालांकि मॉरिस के पास 2 चीज़ें ऐसी थीं जो रेनॉल्ड्स के पास नहीं थी। फिलिप मॉरिस ने मार्बलो की इमेज ठीक की, जो कि उनके लिए काफ़ी बड़ी सक्सेस साबित हुई, और सबसे बढ़कर मॉरिस के पास भाग था, और उनके इसी भाग ने रेनॉल्ड्स को फर्स्ट पोजीशन से हटाकर खुद उसकी जगह ले ली थी। बेशक बाकी लोगों को ये थोड़ा अजीब लग सकता था, क्योंकि जो 6वें नंबर पर था वो नंबर 1 बनने की कोशिश कर रहा था, जबकि दूसरे और 5वें नंबर की कंपनीज इस बात के लिए मॉरिस का मजाक उड़ा रही थी। पर फिलिप मॉरिस ना सिर्फ नंबर 1 टोबैको कंपनी बनी, बल्कि उसने रेनॉल्ड्स को भी रिप्लेस कर दिया था। वॉल्ट डिज्नी की कंपनी में भी भाग अप्लाई होता है। 1934 में डिज्नी ने एक गोल सेट किया कि कंपनी एक फुल लेंथ एनिमेटेड फिल्म स्नो वाइट बनाएगी, लेकिन उस वक्त हर कोई इस आइडिया के खिलाफ था। कुछ लोगों ने पूछा, कौन एक फुल लेंथ कार्टून मूवी देखना चाहेगा? इसके 2 दशक बाद, यानी 20 साल बाद, डिज्नी ने कुछ और एनिमेटेड मूवीज बनाई, जैसे कि पिनोकियो और बाम्बी, जिसे पब्लिक ने खूब पसंद किया। और तब से आज तक लोग इन एनिमेटेड मूवीज के रिलीज होने का बेसब्री से वेट करते हैं। कल्ट लाइक कल्चर्स। यूँ तो ऑथर्स ने यहाँ जिन कंपनीज को मेंशन किया है, उन्हें वो विजनरी कंपनीज के नाम से बुलाते हैं, लेकिन इस बात के भी पूरे चांसेस हैं कि इन कंपनीज में जॉब मिलना उतना भी ईजी नहीं है। लेकिन आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि आप इन विजनरी कंपनीज के लायक हैं या नहीं? तो पहले इन कंपनीज की कोर आइडियोलॉजी चेक करो और आपको जवाब मिल जाएगा। अगर आप HP के तरीके से एडजस्ट नहीं कर सकते तो समझ लो आप इन कंपनीज के लायक नहीं हो। अगर आपको वॉलमार्ट का अपने कस्टमर्स को लेकर डेडिकेशन पागलपन लगता है तो अप्लाई करने की भी मत सोचना। अगर आपको डिज्नी की मेक बिलीव और होलसमनेस पॉलिसी पर हजम नहीं होती तो शायद आपको वहां जॉब करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये कंपनीज क्यों विजनरी कंपनीज हैं? इसका एक रीज़न ये भी है कि ये अपने एम्प्लॉयज़ से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करती हैं, क्योंकि ये कंपनीज अपने बारे में एक क्लियर थॉट लेकर चलती हैं कि ये कौन है और किस लिए स्टैंड करती है और क्या अचीव करना चाहती है। इसलिए ये अपने एम्प्लॉयज़ से यही उम्मीद करती हैं कि वो अपने स्टैंडर्ड से आगे बढ़कर काम करें। विजनरी कंपनीज एक टाइट नेट ग्रुप लेकर चलने में बिलीव करती हैं, जहां सारे के सारे डेडिकेटेड मेंबर्स हो। अगर आप कंपनी के कोर वैल्यूज से सेटिस्फाई नहीं हो तो शायद आप वहां फिट नहीं हो पाओगे, या शायद कंपनी खुद आपको निकाल दे। हालांकि अगर आप अपनी डेडिकेशन अपनी गुड परफॉर्मेंस के थ्रू शो करते हैं तो शायद आप यहां मन लगाकर काम कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ द बेस्ट के लिए कोई मिडिल ग्रुप नहीं है, या तो आप कंपनी में फिट हो या फिर नहीं हो। ऑथर्स बताते हैं कि इन विजनरी कंपनीज में कल्ट लाइक कल्चर होता है। ऑथर्स को विजनरी कंपनीज और कल्ट्स के बीच में 4 चीजें कॉमन लगी। पहली है एक स्ट्रॉन्ग कोर आइडियोलॉजी, दूसरी है इंडॉक्ट्रिनेशन, तीसरा है टाइटनेस ऑफ फिट और चौथा है एलिटिज्म। अब हम इसे समझने के लिए अमेरिकन लग्जरी डिपार्टमेंट स्टोर नॉर्डस्ट्रॉम का एग्जाम्पल लेंगे। नॉर्डस्ट्रॉम की कोर आइडियोलॉजी है आउटस्टैंडिंग कस्टमर सर्विस डिलीवर करना, और जिस तरीके से वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रीट करते हैं ये बात उसमें साफ झलकती है। नॉर्डस्ट्रॉम के एम्प्लॉयज़ एक दूसरे को स्टोरीज सुनाते हैं कि कैसे उन्होंने कस्टमर्स को सर्व किया। उनके बैकरूम में रिमाइंडर्स भी होते हैं जो उन्हें हाई सेल्स के लिए अपने गोल्स रिमाइंड कराते हैं। नॉर्डस्ट्रॉम एक टाइट फिट वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जहां अच्छा काम करने पर एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड्स और रिकग्निशन भी दिया जाता है। लेकिन अगर आप उनकी कोर आइडियोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे तो आपको पेनल्टीज भी भरनी पड़ सकती हैं। नॉर्डस्ट्रॉम की आइडियोलॉजी के साथ जो एम्प्लॉयज़ फिट होते हैं उनके अंदर खुद ब खुद लॉयल्टी और डेडिकेशन की फीलिंग आ जाती है। लेकिन अगर आप आउटस्टैंडिंग कस्टमर सर्विस नहीं दे सकते तो आप आउट हो।
यहाँ ऑथर्स ये नहीं बोल रहे कि विजनरी कंपनीज कल्ट्स हैं, बल्कि ये कंपनीज प्रैक्टिस में किसी कल्ट से कम नहीं है। इसे समझने के लिए हम IBM और इसके कल्ट जैसे कल्चर का एग्जाम्पल ले रहे हैं। 1914 में थॉमस वॉटसन ने कसम खाई थी कि वो एक ऐसी कंपनी खोलेंगे जिसमें डेडिकेटेड ज़ीलॉट्स हों। वॉटसन ने एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाई थी कि सेल्स डिपार्टमेंट के लोग अच्छे पढ़े लिखे होंगे, उन्हें डार्क बिजनेस सूट पहनना होगा, और वो सेल्स डिपार्टमेंट के लोगों को शादी करने के लिए एनकरेज करते थे, क्योंकि उन पर फैमिली की जिम्मेदारी होती है तो वो ज़्यादा लॉयल होते हैं। एक और स्ट्रिक्ट रूल ये था कि सेल्स के लोग अल्कोहल नहीं पिएंगे। तो अब अगर आप IBM का ये हायरिंग प्रोसेस पास कर लेते हो तो आपको उनका कल्ट लाइक प्रैक्टिस फॉलो करनी पड़ेगी। उनका एक स्कूल हाउस भी है जहां एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया जाता है और हर सुबह उन्हें IBM सॉन्ग गाना पड़ता है, जो कि कंपनी के सॉन्ग बुक में से लिया गया है, जिसे सॉन्ग्स ऑफ IBM बोला जाता है। नॉर्डस्ट्रीम की तरह ही IBM भी अपने एम्प्लॉयज़ को गुड परफॉर्मेंस देने पर रिवॉर्ड देता है और उनके नाम पे कॉर्पोरेट सॉन्ग भी गाया जाता है। अगर आप में वो डेडिकेशन है कि आप IBM के कोर आइडियोलॉजी के साथ फिट बैठ सके, तो ये बात श्योर है कि आप उनके साथ एक लॉन्ग टाइम तक काम करते रहोगे। कंक्लूजन: इस बुक में आपने पढ़ा कि कैसे विजनरी कंपनीज लगातार अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस देती हैं। हालांकि विजनरी कंपनीज एक जैसी नहीं होती, सब डिफरेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं, जो डिफरेंट लोगों को सर्विस देती हैं, पर उनके एक चीज़ कॉमन होती है, विजनरी कंपनीज कभी गिव अप नहीं करती, चाहे उन्हें कितनी ही बार फेलियर्स फेस करने पड़े। ये कंपनीज हर सिचुएशन में रिजिलियंट होती हैं और अपनी हर मिस्टेक से कुछ न कुछ सबक लेती हैं। हालांकि ये कंपनीज खूब सारा प्रॉफिट कमाती हैं, पर सिर्फ पैसे कमाना इनका गोल नहीं होता, बल्कि इनका मेन फोकस रहता है अपने हर प्लान को सक्सेसफुल तरीके से अंजाम देना, और उनके हर प्रोजेक्ट में उनकी कोर आइडियोलॉजी नजर आती है। बेशक ये कंपनीज प्रॉफिट पर भी ध्यान देती हैं, पर कोर वैल्यू उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। अपनी कोर आइडियोलॉजी के बेसिस पर ही कोई इम्प्रूवमेंट करती हैं या क्या चेंजेस करने या क्या नहीं करने, ये भी डिसाइड करती है। आप लाइफ में जो भी पोजीशन अचीव करना चाहते हो, शायद आपको वहां पहुंचने में थोड़ा वक्त लगे, पर आप इन विजनरी कंपनी से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। ये कंपनीज रातों रात सक्सेसफुल नहीं हुई थी, इन्हें भी कई तरह के स्ट्रगल फेस करने पड़े, एक के बाद एक, लेकिन फिर भी ये टिकी नहीं। इसलिए आप भी इम्प्रूवमेंट का कोई मौका मत छोड़ो, क्योंकि ये टॉप कंपनीज भी लगातार खुद को इम्प्रूव करती आई हैं।